हाँ जी बच्चा पार्टी शुरू करें। चलिए, मैं विपिन एक बार फिर आपके सामने है और आज मैं लेकर आया हूँ लेक्चर नंबर 86 ऑन स्मार्ट रीड वोकैब। एज यूजुअल आज के इस लेक्चर में मैं डिस्कस करने वाला हूँ स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 86 में जो पैसेज हमने आपके लिए पिक किया है इंग्लिश लैंग्वेज का, उसके डिफिकल्ट कॉम्प्लेक्स इंपॉर्टेंट वर्ड्स, फ्रेजेस, ईडियम्स या फिर फ्रेजल वर्ब्स को। तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला वर्ड है आपके सामने जेडिड। रेफरेंस क्या है जेडिड का? Electoral politics is often more perception than reality. So, if PM Narendra Modi is looking slightly jaded and faded at the start of his historic third term in office, it is because the optics that favored him in the past are now working against him. Okay. So, एक जो reference है इसमें हमें एक word मिला नया optics. Optics basically is the study of light and sight. यानी कि light और sight दोनों की study जिस विज्ञान में हम करते हैं उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। पर ये जो पैराग्राफ है इसके कॉन्टेक्स्ट में ऑप्टिक्स का जो मतलब है वो है जब कोई गवर्नमेंट या कोई पॉलिटिकल लीडर कोई डिसीजन लेता है तो जो पब्लिक है वो उसको किस नज़रिए से देखती है। यानी कि किसी पॉलिटिकल लीडर के डिसीजन के लिए जो छवि बनती है, जो नज़रिया बनाते हैं लोग, उसको हम ऑप्टिक्स बोलते हैं। ठीक है। अभी हम बात कर रहे थे जेडेड की। क्या मीनिंग है जेडेड का? हैविंग वंस पेशेंस, इंटरेस्ट और स्ट्रेंथ एग्जॉस्टेड। यानी कि किसी का धैर्य, किसी का इंटरेस्ट या ताकत पूरी तरीके से ख़त्म हो जाए, एग्जॉस्ट हो जाए, है ना, तो उसको बोलते हैं कि वो कैसा है, जेडेड है। जेडेड यहाँ पे किस तरीके से यूज़ होगा? एडजेक्टिव के तौर पे यूज़ होगा। एग्जाम्पल से इसको समझते हैं। अब ये जो इमेज है किसी रॉक स्टार की, हमें इमेज ऐसे देखने में लग रही है एंड देखने से लग रहा है काफ़ी एजेड हैं और अपनी ज़िंदगी में बहुत सारी लाइव परफॉर्मेंस इन्होंने दी वो और शानदार परफॉर्मेंस दी वो, पर आज की डेट में थके हुए हैं, बोझिल हैं। अब इनको मन नहीं है कि अब और ज़्यादा परफॉर्मेंसेस दें और बस ऊब गए हैं। ठीक है, ऊब गए हैं, हाँ हो गया, जितना करना था कर लिया। ठीक है, नाउ आई एम नॉट इंटरेस्टेड। ठीक है, सो ये है जेडेड। अगर बोला जाए इस कॉन्टेक्स्ट में तो जेडेड इज लुकिंग जेडेड। ओके, और 4 सेंटेंसेस हैं, देखते हैं कौन सा करेक्ट है कौन सा इनकरेक्ट। हिज एंथुजियाज्म फॉर द प्रोजेक्ट फेडेड लिविंग हिम जेडेड एंड अनइंटरेस्टेड। अब कोई व्यक्ति है, उनका जो जोश है किसी प्रोजेक्ट को लेके वो फेड हो गया, यानी अब उतना मज़ा नहीं आ रहा उनको उस प्रोजेक्ट में और अब वो जेडेड हैं और अनइंटरेस्टेड हैं। हाँ हो गया, इनफ इज इनफ, अब मेरा मन नहीं है इसको करने का। ठीक है, सो बोरियत हो रही है उनको उस चीज़ से। आफ्टर अटेंडिंग टू मैनी सोशल इवेंट्स शी फेल्ट जेडेड एंड प्रेफर टू स्टे एट होम। अब कोई व्यक्ति है, कोई लेडी है या कोई गर्ल है, वो हर दिन 2 से 3 सोशल इवेंट्स अटेंड कर रही हैं, सुबह दोपहर शाम अटेंड कर रही हैं एंड फाइनली एक टाइम आया जब उनको लगा यार नहीं अब नहीं करना, मेरा मन उब गया है इस चीज़ से, मैं थक चुकी हूँ। सो शी फेल्ट जेडेड। बिल्कुल सही है। ही वॉज जेडेड आफ्टर अ लॉन्ग डे ऑफ बैक टू बैक मीटिंग्स एट द ऑफिस। ये भी बिल्कुल सही है। ऑफिस में मीटिंग्स हो रही हैं, वो बहुत ज़्यादा थक गए हैं और उनको कोई इंटरेस्ट नहीं आ रहा मीटिंग्स अटेंड करने में। द एनर्जेटिक एथलीट परफॉर्म्ड इन हर कैरेक्टरिस्टिक जेडेड मैनर। हाँ, 2 बातें लिखी हुई हैं, एक तो एनर्जेटिक है, दूसरा जेडेड मैनर है ना। सो जो एनर्जेटिक है वो जेडेड क्यों होगा भाई? सो ये सेंटेंस कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट। मूव करते हैं सिनोनिम्स पे। टायर्ड, बोर्ड, वेरी, थका हुआ, एग्जॉस्टेड, हवा निकल गई। सो ये सारे सिनोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। एंटोनिम्स की बात करें तो एनर्जाइज्ड, एनर्जी से भरा हुआ, एंथुसियास्टिक, जोशीला, विगरस, अगेन एनर्जाइज्ड और विगरस बिल्कुल एक जैसे हैं। सो ये एंटोनिम्स के तौर पे कंसीडर किए जाएंगे। चलिए, नेक्स्ट वर्ड इज फ्राउन अपॉन। अब फ्राउन का जो मतलब होता है वो होता है त्योरी चढ़ाना, आईब्रो इसको ऊपर करना ना। और जनरली आप एक जो अपनी भौहें ऊपर करते हैं तो उसका मतलब होता है आप किसी के ऊपर गुस्सा प्रकट कर रहे हैं, डिसअप्रूवल अपना शो कर रहे हैं। नहीं, मुझे ये चीज़ पसंद नहीं है, आप ऐसा नहीं कर सकते, जो भी है जिस भी कॉन्टेक्स्ट में आप कर रहे हैं ऐसा। सो आप बेसिकली वहाँ पर डिसअप्रूव कर रहे हैं। और रेफरेंस क्या लिखा है? ऑन द वन हैंड पीपल अप्रिशिएट अ स्ट्रॉन्ग लीडर बट ऑन द अदर हैंड disrespect for democratic norms and the constitution is frowned upon। बिल्कुल सही बात है। और मीनिंग क्या लिखा है? टू डिसअप्रूव ऑफ समथिंग, यानी कि आप अपना डिसअप्रूवल या अप्रूवल वहां पे नहीं दे रहे हैं किसी चीज को लेके, इसका मतलब आप फ्राउन अपॉन कर रहे हैं, त्योरी चढ़ा रहे हैं। एग्जाम्पल, अभी इमेजिनरी सिचुएशन है, इसमें एक मदर दिख रही है हमें, उनका बच्चा है। आई बिलीव या इट सीम्स कि इस बच्चे से ये आईना टूट गया है और जो मदर है अब वो से गुस्सा दिखा रही हैं अपना या डिसअप्रूव कर रही हैं कि जो तुमने किया बेटा ये गलत है, तुम्हारी पिटाई लग सकती है और तुम्हारे पापा जब आएंगे तो वो देखेंगे, वो भी गुस्सा करेंगे। सो इट्स नॉट ओके,
जो आपने किया, इट्स नॉट ओके एंड आई डोंट अप्रिशिएट इट, आई डिसअप्रूव ऑफ इट, ठीक है, मैं इसको डिसअप्रूव करती हूँ. सो बेसिकली शी इज़ फ्राउनिंग अपॉन हर किड. चलिए, और सेंटेंसेस हैं हमारे सामने, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत. स्मोकिंग इंडोर्स इज जनरली फ्राउंड अपॉन इन पब्लिक प्लेसेस. बिल्कुल सही बात है. पब्लिक प्लेसेस पर कोई भी व्यक्ति अगर इंडोर्स यानी अंदर रूम में बैठ के या हॉल में बैठ के स्मोकिंग कर रहा है तो लोगों की त्योरियाँ तो चढ़ती ही चढ़ती है ना. बाकी जो लोग स्मोकिंग नहीं पसंद करते उनको गुस्सा आएगा और वो डिसअप्रूवल अपना देंगे वहाँ पे. सेंटेंस बिल्कुल सही है. शी वॉज फ्राउनिंग अपॉन एट द सनसेट लॉस्ट इन थाट. डजंट मेक एनी सेंस. सनसेट के कॉन्टेक्स्ट में फ्राउन अपॉन का कोई सेंस नहीं बन रहा. द यूनिवर्सिटी फ्राउन्स अपॉन प्लेजरिज्म एंड टेक्स स्ट्रिक्ट एक्शन अगेंस्ट इट. प्लेजरिज्म यानी कि किसी का कंटेंट आप चुरा कर उसको यूज़ कर रहे हैं, अपना बताकर यूज़ कर रहे हैं, तो वो होता है प्लेजरिज्म. और यूनिवर्सिटी इसके खिलाफ अपना डिसअप्रूवल दे रही है और स्ट्रिक्ट एक्शन वो ले रही है इसके खिलाफ या लेती है. ठीक है, बिल्कुल सही है. इट इज़ कॉमन फॉर एल्डर्स टू फ्राउन अपॉन सर्टेन फैशन ट्रेंड्स अमंग टीनेजर्स. छोटे बच्चे या टीनेजर्स जब इस तरह के कपड़े पहन लेते हैं, छोटे कपड़े पहन लेते हैं, खास करके गर्ल्स, तो जो एल्डर्स हैं वो त्योरियाँ चढ़ाते हैं, नहीं ये सही नहीं है ये जो तुमने किया है. लड़कों से बोलेंगे ये जो तुमने लो वेस्ट जीन्स पहन रखी है ये सही नहीं है. जो भी है, मतलब अपनी जगह पे बिल्कुल सही है वो. और जब वो ऐसा कर रहे हैं तो वो फ्राउन अपॉन कर रहे हैं उनके ऊपर, अपने जो बच्चे हैं टीनेजर्स हैं उनके ऊपर. ठीक है, सेंटेंस बिल्कुल सही है. चलिए, सिनोनिम्स देखें तो डिसअप्रूव, डिसडेन, किसी को घृणा से देखना, डिसडेन निंदा करना, क्रिटिसाइज, अपोज, सारे सिनोनिम्स हैं. एंटोनिम्स की बात करें तो एनकरेज, सपोर्ट, अप्रूव, ये सारे एंटोनिम्स के तौर पर कंसीडर किए जाएंगे. चलिए मूव करते हैं हम हमारे नेक्स्ट ईडियम पे. कीप एट आर्म्स लेंथ, और यहाँ पे कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ होता तो और ज़्यादा क्लियर हो जाता. रेफरेंस क्या है? He refused to yield over the choice of the Lok Sabha speaker, has yet to concede the deputy speaker's post to the opposition, and has kept the media in parliament at an even greater arm's length and than before. अब यहाँ पे एक चीज़ देखिए, कई सारे बच्चे या कई सारे लोग इसको फ्रेजल वर्ब मानेंगे, है ना, एक साथ पढ़ेंगे. He refused to yield over the choice of the Lok Sabha speaker. तब आपको समझ में नहीं आएगा. सेंटेंस जब हम पढ़ते हैं ना तो जो पॉज होता है वो भी उतना ही इंपॉर्टेंट होता है जितना वर्ड का मीनिंग. आपको इसको कैसे पढ़ना है, यहाँ पे ब्रेक लगाइए. ही रिफ्यूज टू यील्ड ओवर द चॉइस ऑफ द लोकसभा स्पीकर. अब यील्ड का मतलब होता है सरेंडर करना, या जो आपकी मांग थी आपने उसे छोड़ दिया, है ना, अपनी यील्ड कर दिया. ठीक है, इट्स ओके, मुझे ये चीज़ नहीं चाहिए. तो अब यहाँ पे लिखा है ही रिफ्यूज टू यील्ड ओवर द चॉइस ऑफ द लोकसभा स्पीकर, यानी जो भी व्यक्ति हैं वो घुटने नहीं टेक रहे हैं अपने लोकसभा स्पीकर के चॉइस के तौर पे, यानी वो जो कह रहे हैं कि मैं जिसे चाहता हूँ वही बनेगा लोकसभा स्पीकर. सो अगर आप इसको ही रिफ्यूज टू यील्ड ओवर ऐसे पढ़ेंगे तो ये कोई सेंस नहीं बन रहा. तो ये ध्यान रखना होता है. ठीक है, कहाँ पे पॉज देना है, पॉज बहुत मैटर करता है. सो मैं बात कर रहा था, हाँ जी, एक और वर्ड है कंसीड. ये भी हम किसी प्रीवियस लेक्चर में डिस्कस कर चुके हैं. कंसीड का मतलब एक्सेप्ट करना, स्वीकार करना. हैज़ येट टू कंसीड द डेप्यूटी स्पीकर्स पोस्ट टू द ऑपोजिशन. यस, ठीक है. अभी हम डिस्कस कर रहे थे ईडियम को कीप समबडी एट आर्म्स लेंथ. तो यहाँ पे इसका मीनिंग है किसी को अपने से दूर रखना. टू अवॉइड बीइंग वेरी क्लोज टू और फ्रेंडली विद समवन और समथिंग, यानी कि किसी से दूरी बना के रखना, उसको बोलते हैं कीपिंग हिम और हर एट आर्म्स लेंथ. अब ये जो इमेज है इसमें जो ये जो लेडी है इस व्यक्ति को अपने से दूर रख रही हैं. मतलब लिटरल कॉन्टेक्स्ट में इन्होंने अपनी ऐसे एक आर्म, पूरा ये लिटरल कॉन्टेक्स्ट में अपनी एक हाथ दूरी बना रखी है, पर इसका जनरल मीनिंग जो होता है, एब्स्ट्रैक्ट मीनिंग जो होता है वो होता है किसी से दूरी बना के रखना. he kept his competitors at arm's length, refusing to share any personal information. अब मान लीजिए कि जो कोई अगर कॉन्टेक्स्ट है कॉर्पोरेट डोमेन में और किसी कंपनी का बंदा किसी दूसरी कंपनी के बंदों से बात करता है तो भी वो पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करता है, वो उनसे दूरी बना के रखता है. he kept his competitors at arm's length, दूरी बना कर रखता है. ठीक है, बिल्कुल सही है. The lawyer advised his client to keep the media at arm's length during the trial. लॉयर ने अपने क्लाइंट को एडवाइस किया कि भैया जब तक ट्रायल चल रहा है ना, जब तक सुनवाई चल रही है केस की, तब तक आप मीडिया से दूर रहें. बिल्कुल सही है.
They kept their best friends at arm's length, ensuring their relationships grew stronger. बिल्कुल गलत बात हो गई, क्योंकि अगर आपके बेस्ट फ्रेंड्स हैं, आप उनसे दूरी बना के रखेंगे तो फिर रिलेशनशिप कैसे ग्रो होगा भाई? गलत है ना, ये कॉन्टेक्चुअली इनकरेक्ट हो गया. आफ्टर देयर डिसएग्रीमेंट शी मेड श्योर टू कीप हिम एट आर्म्स लेंथ टू प्रिवेंट फर्दर इश्यूज. आपस में मतभेद हुए तो उन्होंने मेक श्योर किया कि अब मैं इस व्यक्ति से दोबारा नहीं मिलूंगी. सो दूर रहना, बिल्कुल सही है ये भी. सिनोनिम्स: डिस्टेंट दूरी, अलूफ अकेलापन यानी कि अपने आप को दूर कर लिए वहाँ पे, डिटैच्ड अलग हो जाना और कोई रिलेशनशिप नहीं है अब. सो एंटोनिम्स की बात करें तो इंटीमेट यानी क्लोज रिलेशनशिप, जहाँ पे दोनों को एक दूसरे के बारे में सब कुछ पता है. क्लोज समीप का, पास का, है ना, जिसमें आपको सब कुछ पता है. इंटीमेट का सिनोनिम हो गया क्लोज. तो ये थे आपके लिए एंटोनिम्स एंड सिनोनिम्स. चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट ईडियम पे. ड्रैग वंस फीट. ओके, रेफरेंस: द सेंसर बोर्ड इज ड्रैगिंग इट्स फीट ओवर क्लियरिंग अ फिल्म प्रोड्यूस्ड बाय एक्टर कंगना रनौत. ओके, मीनिंग क्या है? बी डेलिबरेटली स्लो और रिलेक्टेंट टू एक्ट, यानी कि चीज़ों को लटकाना, टालम टोल करना, घसीटना, बस धीरे धीरे चलाना. इच्छा ही नहीं है कि आप उसको आगे लेके जाएं. डेलिबरेटली, जानबूझकर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है यहाँ पे. डेलिबरेटली, जानबूझकर, सोच समझकर चीज़ों को स्लो रखना. ठीक है, प्रोसेस को स्लो रखना. एग्जाम्पल: जुडिशियल प्रोसीडिंग्स इन हाई प्रोफाइल केसेस. इन द केस ऑफ सेवरल हाई प्रोफाइल करप्शन स्कैंडल्स, द अथॉरिटीज वर अक्यूज्ड ऑफ ड्रैगिंग देयर फीट इन परसुइंग इन्वेस्टिगेशंस एंड प्रोसिक्यूशंस. बहुत सारे केसेस में हमने देखा है हमारी कंट्री में कि जो अथॉरिटीज़ हैं वो जानबूझकर केस को आगे, केस ना बढ़ पाए, सुनवाई डिले होते जाए, उसके लिए वो जानबूझकर इन्वेस्टिगेशन को स्लो कर देते हैं ताकि जो उसमें लोग इन्वॉल्व हैं, बिग शॉट्स, वो बच जाएं. ठीक है, सो एक ये एग्जांपल हो गया. दूसरा, स्लो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट. डिस्पाइट प्रॉमिस ऑफ रैपिड अर्बन डेवलपमेंट, द सिटी कॉर्पोरेशन कंटिन्यूज टू ड्रैग इट्स फीट ऑन की इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लीडिंग टू प्रोलॉन्ग्ड ट्रैफिक एंड सिविक इश्यूज. पता है कि कितना ज़रूरी है, स्टिल जो सिटी कॉरपोरेशन है वो अपने फीट ड्रैग करता रहता है और जो प्रोजेक्ट्स जो लंबे समय से चलने चाहिए, मतलब जिनको जल्दी चलना चाहिए, वो डिलेड रहते हैं. प्रोलॉन्ग ट्रैफिक उसके कारण बना रहता है और सिविक इश्यूज उसके कारण बने रहते हैं. तो यहाँ पे भी कोई अल्टीरियर मोटिव होगा कि भाई इसको स्लो रखो तो हमें ज़्यादा फ़ायदा होगा, पर्सनल बेनिफिट हमें ज़्यादा होगा, तो इसी मंशा से, या किसी और को नीचे दिखाना हो. मतलब इतनी सारी चीज़ें होती हैं कि अभी आई एम नॉट एबल टू एक्सप्लेन यू हेयर, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाएंगी. सो अभी मैं इस पर डिस्कशन नहीं करना चाहूँगा. चलिए मूव करते हैं अगले 4 सेंटेंसेस पे, देखते हैं कौन सा सही है कौन सा गलत. ही ऑलवेज ड्रैग्स हिज फीट व्हेन इट कम्स टू डूइंग हाउस होल्ड चोर्स. यानी कि मान लीजिए घर में हैं भाई बहन 2, और भाई से जब भी बोला जाता है कि भाई काम करो तो वो हमेशा टालता है. ही ऑलवेज ड्रैग्स हिज फीट व्हेन इट कम्स टू डूइंग हाउस होल्ड चोर्स. घर के कामों की जब भी बात आती है तो वो टालम टोली करता है. द स्टूडेंट्स वर ड्रैगिंग देयर फीट ऑन कंप्लीटिंग द ग्रुप प्रोजेक्ट. स्टूडेंट्स टाल रहे हैं, डिले कर रहे हैं जानबूझकर प्रोजेक्ट को कंप्लीट करने के कॉन्टेक्स्ट में. बिल्कुल सही है. द एथलीट्स परफॉर्मेंस इम्प्रूव्ड बिकॉज ही ड्रैग्ड हिज फीट इन एवरी प्रैक्टिस. डजंट मेक एनी सेंस, है ना. अगर इम्प्रूव हो रही है तो वो टालम टोली क्यों करेगा भाई? गलत है सेंटेंस. द गवर्नमेंट इज बीइंग क्रिटिसाइज्ड फॉर ड्रैगिंग इट्स फीट ऑन हेल्थ केयर रिफॉर्म्स. हेल्थ केयर रिफॉर्म्स की बात करें तो गवर्नमेंट टालम टोली कर रही है, डिले कर रही है चीज़ों को. तो ये सेंटेंस भी सही है. सिनोनिम्स की बात करें तो डिलेइंग, स्टॉल. एक तो होता है दुकान, नाउन के कॉन्टेक्स्ट में, वर्ब के कॉन्टेक्स्ट में अचानक से रुक जाना, है ना, थम जाने के लिए बोलते हैं स्टॉल. प्रोक्रेस्टिनेट, डिले करना, पोस्टपोन, आगे के लिए डाल देना. सो ये सारे सिनोनिम्स के तौर पे आएंगे. एंड एंटोनिम्स की बात करें तो हेसन, टी साइलेंट होता है. रश, एक्सेलरेट, जल्दबाजी करना, जल्दी करना. एक्सेलरेट, गति बढ़ा देना, मोमेंटम बढ़ा देना. एक्सेलरेट करना, एक्सेलरेटर होता है कार में एंड स्कूटर में भी. ठीक है. सो नेक्स्ट वर्ड इज implacable. Implacable क्या रेफरेंस है? The government's backsliding is in contrast to Modi 2.0 when the PM remained implacable for months over the powerful farm bill protest. अब एक और वर्ड मिला, backsliding. Backsliding यानी पीछे हटना. कोई डिसीजन लिया, उससे पीछे हटना, या कुछ गलतियाँ की उस पर वापस चले जाना, यानी गलतियाँ वापस से करना स्टार्ट कर देना. Backsliding यानी एक तरीके से अपने
डिसीजन से पीछे हटने को या किसी प्रीवियस स्टांस पे चले जाने को बोलते हैं बैक स्लाइडिंग। हम बात कर रहे थे इम्प्लेकेबल की, अनेबल टू बी अपीज्ड और प्लेकेटेड। अब ये जो इम्प्लेकेबल है कहाँ से आया? प्लेकेट से आया। प्लेकेट का क्या मतलब होता है? अपीज करना। अपीज करना, शांत करना। किसी को गुस्से में है उसको आप शांत करने की कोशिश करते हैं, सांत्वना देते हैं, तो आप बोलेंगे वहाँ पे कि आप अपीज कर रहे हैं, प्लेकेट। सो जिसको शांत ना किया जा सके वो होता है इम्प्लेकेबल, है ना। जिसको शांत ना किया जा सके, जिसको आप कोई सहानुभूति ना दे सकें, वो हो गया इम्प्लेकेबल, कठोर हृदय वाला व्यक्ति, है ना। और हाँ, इसको और बेटर वे में समझना है तो एग्जाम्पल से समझ में आएगा। मैं सोचने लगा मैं कैसे समझाऊँ। हाँ जी, implacable stance of farmers during the 2020-2021 protest. The protesting farmers remained implacable in their demand for the repeal of the 3 farm laws. हम सबको पता है, हम सबको अवेयरनेस है कि किसान कैसे डटे रहे कि नहीं, हमें इन बिल्स में कोई भी कि इन लॉज में हमें कोई भी हेरा फेरी या अदला बदली नहीं चाहिए। हमें चाहिए कि हम इसको हटवाएं, है ना, पूरी तरीके से। मतलब उनको कोई उसमें बदलाव मंजूर नहीं था। वो कैसे थे? इम्प्लेकेबल, यानी कि नहीं, हमें पूरी तरीके से हटवाना है, किसी भी तरीके से हम संतुष्ट नहीं होंगे। तो उनका स्टांस कैसा था? इम्प्लेकेबल। ठीक है। India's implacable position on terrorism at global platforms. India has been implacable in its stance on terrorism, consistently calling for strong international action and refusing to engage in dialogue with countries perceived to support terrorism, particularly in the context of cross-border threats from Pakistan. इंडिया ने हमेशा से अपना स्टैंड क्लियर किया है कि भाई जब तक ये जो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म है ये ख़त्म नहीं होगा, तब तक हम अपनी नेबरिंग कंट्रीज़ जो ये इन कामों में इन्वॉल्व हैं, इंडल्ज हैं, हम उनसे बात नहीं करेंगे, किसी भी तरीके का डायलॉग नहीं होगा। सो इम्प्लिकेबल इन स्टांस यहाँ पे भी, ठीक है, कि हम नहीं मानेंगे, बिल्कुल कोई बातचीत नहीं होगी। सो अनेबल टू बी अपीज्ड और प्लेकेटेड, यानी आप शांत नहीं कर पा रहे हैं, अपीज नहीं कर पा रहे हैं। ठीक है, 4 सेंटेंसेस देखते हैं कौन से गलत। The government faced implacable opposition from environmental activists who refused to back down. अब environmental activist हैं, वो अपनी मांगे रख रहे हैं गवर्नमेंट के सामने और बोल रहे हैं कि भाई हम अपना आंदोलन नहीं खत्म करेंगे जब तक आप हमारी बात नहीं मानेंगे। सेंटेंस बिल्कुल सही है। Despite numerous negotiations, the workers remained implacable in their demands for higher wages. बहुत सारी नेगोशिएशन की कोशिश की गई पर वर्कर्स अपनी डिमांड्स पे डटे रहे, इम्प्लिकेबल रहे कि भाई जब तक हमारे वेजेस बढ़ाए नहीं जाएंगे हम जो स्ट्राइक है वो ख़त्म नहीं करेंगे। द कंपनीज इम्प्लिकेबल स्टांस ऑन रिड्यूसिंग कॉस्ट लेड टू ले ऑफ्स डिस्पाइट एम्प्लॉय प्रोटेस्ट। कोई कंपनी है, अब उसका यहाँ पे स्टांस इम्प्लिकेबल हो गया, उसने बोला हमें कॉस्ट कम करनी है, आप कितना भी प्रोटेस्ट करें हम ले ऑफ्स करेंगे। ले ऑफ्स यानी कि एम्प्लॉयज़ को भारी संख्या में निकालना, कंपनी से टर्मिनेट करना और निकाल देना। ठीक है, द वेदर वॉज सो इम्प्लिकेबल दैट इट चेंज रैपिडली। अगर इम्प्लिकेबल है तो रैपिडली कैसे चेंज होगा? वेदर के कॉन्टेक्स्ट में इम्प्लिकेबल का सेंस नहीं बन रहा, सेंटेंस गलत है। ठीक है, चलिए सिनोनिम्स डिस्कस करते हैं। अनयील्डिंग यानी घुटने नहीं टेकने वाला, एडमेंट जिद्दी, अनफॉरगिविंग नहीं माफ करूंगा, अनकॉम्प्रोमाइजिंग कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं होगा। ठीक है, एंटोनिम्स की बात करें तो लीनियंट यानी कि पूरी आशंका है या संभावना है कि सामने वाले की बातें भी मान ली जाएं, लीनियंट है आप। फ्लेक्सिबल हैं, ठीक है, थोड़ा मेरा मानो थोड़ा आपका मैं मानूंगा। मर्सीफुल जिसमें दया होती है, जिसमें सामने वाले के प्रति भी एक तरीके से संवेदना होती है कि हाँ ठीक है उनकी भी बात भी सुन लेते हैं, जिद्दी नहीं होना है हमें। सो ये सारे एंटोनिम्स के तौर पे कंसिडर किए जाएंगे। दैट्स इट बच्चा पार्टी। क्या करना है आपको? शैल आई टेल यू वंस अगेन? मैं बता देता हूँ फिर भी। हर एक वर्ड और जो इडियम्स हमने डिस्कस किए, बनाना है आपको अपना खुद का एक सेंटेंस, और सेंटेंसेस के ये जो कॉम्बिनेशन बनेगा ना आपका, इसको एक सिंगल कमेंट के तौर पे ड्रॉप कर देना है इस वीडियो लेक्चर के कमेंट्स सेक्शन में। अगर आप ऐसा करते हैं तो सबसे ज़्यादा आप लर्न करते हैं। मैं हमेशा से ये बात बोलता आ रहा हूँ। दूसरा काम, मैं अवेलेबल हूँ टेलीग्राम पे, दिस इज़ माई यूज़र नेम ऑन टेलीग्राम। जिन भी बच्चों ने स्मार्ट रीड कोर्स परचेज कर लिया है पर किसी भी रीज़न से अभी तक हमारे टेलीग्राम ग्रुप से नहीं जुड़े हैं, अपना पेमेंट का स्क्रीनशॉट मेरे साथ शेयर करें और मैं शेयर करूंगा हमारे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपके साथ। ग्रुप ज्वाइन करें बिकॉज एक्चुअल डिस्कशन एंड मेंटरशिप वहीं पर हो रही है। तीसरा काम, पूरा लेक्चर आपने देखा, लेक्चर नंबर 86,
लेक्चर देखने के बाद आपको जाना है आपके डैशबोर्ड पे स्मार्ट रीड कोर्स के और अटेम्प्ट करनी है स्मार्ट रीड ड्रिल नंबर 86 और अटेम्प्ट करने के बाद आपको पिक करनी है आपकी आरसी स्पीड क्या रही इस पर्टिकुलर एक्सरसाइज में और आपका आरसी लेवल क्या रहा। दोनों के स्क्रीनशॉट्स लेके ड्रॉप कर देने हमारे प्राइवेट टेलीग्राम ग्रुप में सो दैट आई कैन चेक, आई कैन असेस, आई कैन गेज योर परफॉर्मेंस, देन आई विल बी एबल टू हेल्प यू अकॉर्डिंगली। मैं विपिन आपसे मिलता हूँ एक नए लेक्चर में कुछ नए वर्ड्स के साथ। टेक केयर।